बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ग्राउंड जीरो के एक नए एपिसोड में खुशामदीद। आप लोग देख रहे हैं खैबर न्यूज़। बुध की रात को 8 बजे आप ये प्रोग्राम देखते हैं एंड हर हफ्ते एक नया एजेंडा लेके आते हैं, हर हफ्ते एक नया पैनल लेके आते हैं, हर हफ्ते एक नए इशू के ऊपर जब हम डिस्कशन करते हैं तो जो एपी सेंटर होता है इन सारे इश्यूज़ का ग्राउंड जीरो के अंदर, जैसे कि टाइटल डिस्क्राइब करता है, उसके अंदर हम एक लेवल बार निकालने की कोशिश करते हैं न्यूट्रलिटी को साथ रखते रखते। आजकल न्यूट्रलिटी भी बहुत ज़्यादा जी कॉन्ट्रोवर्शियल हो चुका है, एक ऐसा लफ्ज़, लेकिन यकीन हो ना हो खैबर नेटवर्क के अंदर हम न्यूट्रलिटी को प्रायोरिटाइज करते हैं। आज के प्रोग्राम के अंदर हम कुछ डिविजन्स बनाएंगे प्रोग्राम के अंदर, जिसमें सारे पार्टियों का हमने मौक़िफ़ भी लेना है। एंड सिंस मुल्क के लिए सबसे बड़ी प्रायोरिटी जी इन्फ्लेशन है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी में फ्लड रिलीफ आ जाता है, सबसे बड़ी प्रायोरिटी में जो ये सारी एक्टिविटीज़ चल रही हैं जिससे आवाम को रिलीफ मिले, उस हवाले से हर पार्टी अपने तरीके से अपनी प्रायोरिटी सेट करते हुए कुछ ना कुछ कर रही है। सबसे पहले आपको मैं बताता हुआ चलूँ, हमारे साथ प्रोग्राम में हमें ज्वाइन किया है सेनेटर अफनान उल्ला खान साहब ने। उनको खुशामदीद कहेंगे और उनसे कुछ बातें करेंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। सर वेलकम टू खैबर नेटवर्क, वेलकम टू एवरी चैनल। सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला सर। आज के प्रोग्राम के अंदर सर हम पार्टी टू पार्टी नैरेटिव की बात नहीं करेंगे, कौन सी पार्टी सही कह रही है, कौन सी गलत कह रही है। बयानबाजियाँ बहुत ज़्यादा होती हैं, जलसों में भी नज़र आ रहा है, टेलीविजन स्क्रीन पर भी नज़र आ रहा है। सर कंसिडरिंग यूर अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ योर ओन पार्टी, आपकी पार्टी के हवाले से इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला क्या है जिस पे फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी करने की ज़रूरत है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा है। देखें मैं आपको एक 2010 की बात बताता हूँ। 17 अक्टूबर 2010 मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब लंदन आए हुए थे। उन्होंने मुझे जो है वो एक वहाँ पे इवेंट हुआ लंदन में, उसके बाद उन्होंने मुझे ये कहा कि जो है वो हमने एजेंडा बनाना है पाकिस्तान के अगले 25 साल का, और उन्होंने अनाउंसमेंट की थी उस दिन मिसाक पाकिस्तान की, जिसको चार्टर ऑफ पाकिस्तान भी कहा, फिर आजकल उसको चार्टर ऑफ इकॉनमी का नाम दिया हुआ। शायद शहबाज शरीफ साहब प्राइम मिनिस्टर, उन्होंने भी उसके बारे में बात की एक दो दफ़ा। तो मेरे बुनियादी तौर पर जो उसका क्रक्स था वो ये था कि हम पाकिस्तान का 25 साल का इकनॉमिक एजेंडा सेट कर दें और फिर हुकूमतें आएँ जाएँ, रजीम चेंज हो, लेकिन इकनॉमिक ग्रोथ जो है ना वो एक पटरी पर चढ़ी रहे। तो वो उसकी बुनियादी सोच उसकी ये थी कि जैसे हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी किया, हमने तमाम पॉलिटिकल पावर्स को अलाइन किया, फिर हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करें, तमाम डिफरेंट पावर ब्रोकर्स को अलाइन करें और एक पॉलिसी दें जिसके ऊपर मिसाल के तौर पे सीपैक एक पॉलिसी स्टेटमेंट हो सकता है कि सीपैक विल कंटिन्यू, बेशक गवर्नमेंट चेंज होती जाए कि नहीं, या मिसाल के तौर पे हम डैम्स बनाएंगे, वो कंटिन्यूशन होगी उसके अंदर मिसाल के तौर पे, और हमने इंडस्ट्री किसी को एमनेस्टी देनी है, उसके अंदर कंटिन्यूशन चाहिए होती है आपको। तो उसके ऊपर जो फिर मैंने काम किया था इसके पेपर के ऊपर, तो पहला मैंने पेपर प्रेजेंट किया मियां नवाज शरीफ साहब को इन 2011 के स्टार्ट में, फिर हर 3-6 महीने बाद आई केप्ट प्रेजेंटिंग हिम, फिर इवेंचुअली इसको आई कंपोज्ड इनटू अ बुक जो पब्लिश हुई 2015 में। ठीक है, उसका नाम है पाकिस्तान द वे फॉरवर्ड, पाकिस्तान में बुक स्टोर्स पे अवेलेबल है। तो बुनियादी तौर पे उसमें मैंने 3 चीज़ों को जो है वो, जब हमने उसको इन डेप्थ गए तो हमें रियलाइज़ हुआ कि इसमें 3 एलिमेंट्स हैं इसके जो मेन है। एक आपका जो एलिमेंट है वो गुड गवर्नेंस का है, वो ये कि क्या करना है, ठीक है ना। दूसरा आपका एलिमेंट है पिलर्स ऑफ द स्टेट का, वो ये कि कैसे करना है, मतलब कि ज़रा अभी तो मसला ये कि ये तो चलो पता है कि डैम बनाना है, ये भी मालूम है कि जी मोटरवेज बनानी है, लेकिन उसके लिए रिसोर्सेज चाहिए ना। वो रिसोर्सेज क्यों नहीं आपकी स्टेट गैदर कर पा रही? और लो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन अच्छी है, हमारे पास ह्यूमन रिसोर्स अच्छी है, स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्स है, हमारे पास और बड़े हम कर नहीं पा रहे। और उसको जब मैंने देखा तो उसके अंदर बुनियादी प्रॉब्लम्स आ रहे थे। जो हमारे सिविल मिलिट्री डिवाइड है उससे रिलेटेड इश्यूज थे, जो हमारी क्या कहते हैं जो डेमोक्रेसी जो है वो क्योंकि नहीं इस्टेब्लिश हो पाई बड़े लंबे अरसे से, उसकी वजह से जो आधा तीतर आधा बटेर बना हुआ है ना, उसकी वजह से आपके मुल्क में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती। ठीक है, जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आती तो ऑटोमेटिकली इकोनॉमिक स्टेबिलिटी भी नहीं आती। तो जो गुड गवर्नेंस वाले काम आपने करने थे वो आपसे होते ही नहीं है। सर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की आपने जिक्र किया, इसमें मैं जानना चाहूँगा पीएमएलएन की अगर हम बात करें, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी को मेंटेन करने के लिए, सस्टेन करने के लिए कितनी कंट्रीब्यूशन रही है वैसे पीएमएलएन की? देखिए सबसे मेन जो चीज़ है जिसकी वजह से पाकिस्तान के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी थी बिटवीन 2008 एंड 2018, वो उसका नाम है, जिसके ऊपर हमने ये बात की कि हम, अगर आपके पास ज़्यादा सीट्स आ गई हैं सिंध असम्बली में या इमरान खान के पास आ गई हैं खैबर पख्तूनख्वा में, तो हम आपको जो आपकी मेजॉरिटी है उसको हम रिस्पेक्ट करेंगे, आप हमारी मेजॉरिटी को रिस्पेक्ट करेंगे। एक फंडामेंटल एक रूल हमने तय किया था, जिसलिए इसी वजह से हमने 2008 से 13 तक पीटीआई की पीपल पार्टी की गवर्नमेंट को बिल्कुल डिस्टेबलाइज नहीं किया। उन्होंने हमारी में नहीं किया लेकिन बाद में किया। फिर इसी तरह इसी रू से हमने 2013 से 18 भी गवर्नमेंट की, और हमने इवन
खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई के पास सिंपल मेजॉरिटी नहीं थी, मगर हमने उनकी गवर्नमेंट को नहीं गिराया। अगर हम चाहते तो हमें लोगों ने कहा कि गिरा देते हैं, ख़त्म करते हैं, लेकिन वो जो स्पिरिट थी वो पीटीआई ने वो स्पिरिट आगे लेके नहीं गई। वो स्पिरिट जो है वो ख़त्म इसलिए हो गई कि चोर है, डाकू है, गद्दार है, इस्लाम को बीच में लिया है, और पता नहीं मतलब सियासत को आपने इतना ज़्यादा गंदा कर दिया कि इतना ज़्यादा डिवाइसिव कर दिया, जिसकी वजह से आप इस तरह अक्रॉस पार्टी लाइन काम नहीं कर पाए। और आप जब एक आपको मैं एक्सेप्ट नहीं करूँगा तो आप क्या करेंगे, आप मुझे भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे ना। यही जो है वो पिछले 5 साल जो अच्छी सियासत जिसको आप ऑब्वियसली ऑपोजिट एंड पे दिखा रहे हैं, इसका जो एक फसाड बना हुआ था जिसमें लोगों के पास इतनी एक्सेस नहीं थी इन्फॉर्मेशन की, अब वक्त के साथ साथ सोशल मीडिया के साथ साथ ज़्यादा एक्सेस आ गई है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आ गई है, तो डिस्कशन और डिस्कोर्स भी ज़्यादा होना शुरू हो गया है। इस सब के दौरान आपको लगता नहीं है कि अंडर द टेबल वाली चीज़ें कुछ ज़्यादा हो रही थी, करप्शन की जो गुंजाइश है वो ज़्यादा बन गई थी, लॉट ऑफ पीपल कुड गेट अवे विद अ लॉट ऑफ थिंग्स बिकॉज ऑफ दीज लूप होल्स? क्या उन दिनों के अंदर ये चीज़ें भी तो कवर नहीं होती, जिसके हवाले से खान साहब बहुत ज़्यादा एक आवाज़ भी उठाते हैं कि ये चीज़ें हमने ख़त्म करनी है, और कुछ इस हद तक अकाउंटेबिलिटी के डर की वजह से, खौफ की वजह से कुछ चीज़ें बेहतर भी होना शुरू हुई हैं? देखिए, बात यह है कि मफरूज़े के ऊपर हम बात बिल्ड नहीं कर सकते, उसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस होना चाहिए। अगर आप पिछले पाकिस्तान के 20 साल निकालें, मुशर्रफ का भी दौर लगा लें उसके अंदर, तो जो सबसे ज़्यादा करप्ट दौर था वो मुशर्रफ का था, जिसमें हम जो हमारा करप्शन परसेप्शन इंडेक्स था CPI वो 144 नंबर पे था। और जो सबसे बेहतरीन दौर था वो PMLN का था, जहाँ पे हमारा CPI 170वें नंबर पे था। हमें 144 हमें 136 नंबर पे मिला, पीपल पार्टी ने 144 से 136 पे लेके आई, हम उसे 136 से 117 पे लेके आए। और ये जो सादिक और अमीन जो सुबह शाम करप्शन की बातें करते हैं ना कि जी नैरेटिव बिल्ड किया, और ये वो उस CPI को 117 नंबर से 140वें नंबर पे फिर ले गए। इमरान खान के पिछले 4 साल की मैं आपको कहानी सुना रहा हूँ। तो देखें, आवाम को भी ये समझना चाहिए कि ये जो दिल फरेब बातें हैं ना, इससे लोगों के पेट नहीं भरते, इससे मोटरवेज नहीं बनती। तो सर ये बयानी इतना ज़्यादा क्यों बिक रहा है? इसलिए बिका है, देखें, क्योंकि देखें झूठ बिकता है, ये बात हकीकत है। आप जो है वो तो इसके साथ साथ आप आवाम को एक्यूज़ नहीं कर रहे कि वो इतने बोले हैं कि इतनी जल्दी बिक जाते हैं? मैं ये आवाम को बिल्कुल नहीं कर रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप ऐसे लोग होते हैं जिनकी आप इमोशन से खेल सकते हैं। अच्छा, ऐसे लोग देखें, आपने सेंटिमेंट आवाम को, आपको पता होना चाहिए कि उनकी नर्व क्या है। आप उनको एक नर्व ये थी कि इस्लाम जो एक नर्व है, तो अब आप इस्लाम को बेचें। ये आप देख रहे हैं रोजाना बाजी में नहीं होता रहा, बाकी पार्टियों ने नहीं किया। नहीं, लेकिन किसी ने इतना ज़्यादा जो है वो जिसे कहते हैं ना मजमूई तौर के ऊपर और कॉम्प्रिहेंसिव तौर पे अब्यूज़ नहीं किया इसको। अच्छा, ये अब्यूज़ है कि आपका रिलीजन से ताल्लुक कोई नहीं है, आपका लाइफस्टाइल रिलीजियस नहीं है, आप मदीना की रियासत बनाने लगे, आप अपने 6 फुट के जिस्म पे तो मदीना की रियासत के असूल जो है उनका इतलाक नहीं कर सकते। में अगर देखें दूध का तो कोई धुला ही नहीं है मेरे मतलब। दूध का धुला होने की जरूरत नहीं है। देखिए, दूध का धुला होना एक और बात होती है, और रियासत मदीना बनाना एक और, मतलब ये मुनाफकत की इंतहा है। अच्छा, कि आपकी ज़िंदगी जो है वो 180 डिग्री डिफरेंट है। आप अपने जिस्म के ऊपर आप उसका इतलाक नहीं कर सकते, आप अपने ख़ानदान पे नहीं कर सकते, आप रियासत मदीना बनाने चले। मतलब ये झूठ, ये मुनाफकत है ना बेसिकली। फिर खाली ये नहीं आपने रिलीजन को अब्यूज़ किया, आपने करप्शन के नैरेटिव को, क्योंकि वो बिकता है, उसको अब्यूज़ किया। फिर आपने एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट को भी अब्यूज़ किया कि जी हाँ एंटी अमेरिकन चीज़ भी बिकती है पाकिस्तान में। तो ये बेसिकली आवाम को समझना चाहिए कि इस मुल्क के अंदर बहुत शातिर किस्म के नौसरबाज फ्रॉडिये घूम रहे हैं, जो बुनियादी तौर पे देखें ना। अगर आप मिसाल के तौर पे आपको मैं एक मिसाल देता हूँ। इमरान खान साहब ने कल ट्वीट की, उन्होंने ये कहा, उस ट्वीट को अवेलेबल आप देख भी सकते हैं, कि जी 40 अरब डॉलर की हम सरमायाकारी रावी अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी के अंदर लेके आए, और ये वो लंबी चौड़ी कहानी। आप मुझे एक बात बताएं, टोटल CPEC $55 बिलियन का था, ठीक है ना, $55 बिलियन का था। आपकी सक्कर हैदराबाद मोटरवे, आपकी मुल्तान लाहौर मोटरवे, आपकी जो है वो कराची हैदराबाद मोटरवे, आपके तकरीबन कोई 11,000 मेगावाट के पावर प्लांट, आपके कोल फायर्ड पावर प्लांट, ये मैं आपको बड़ी बड़ी नीलम झेलम प्रोजेक्ट, ये मैं आपको बड़ी बड़ी चीज़ें बता रहा हूँ जो $55 बिलियन की थी। वो ट्वीट कर रहे हैं $40 बिलियन और नीचे तस्वीरें लगा रहे हैं कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली, यानी कि कुछ नहीं है। तो आप मुझे एक बात बताएं ना, क्या ज़रूरत है किसी को काम करने की? आप झूठ बोलते रहे सारे दिन। इसमें एतराज़ क्या है? मार्केटिंग स्ट्रेटजी में सबसे पहले तो आपको मार्केटिंग स्ट्रेटजी में झूठ बोल रहे हैं ना। $40 अरब आ नहीं सकते रूडा में ना, ये बकवास है। अच्छा, ये $4 अरब भी नहीं आए हुए। मैं आपको मतलब मैं ये तो आपको समझा रहा हूँ कि $40 अरब अगर खाली रूडा में आ जाते ना, तो आप एक ऐसा शहर बना लेते
जो शायद पूरे साउथ एशिया तो कह रहे हैं वो सुहाने बाग दिखा रहे हैं। हाँ मतलब झूठ बोल रहे हैं यार आपको, मतलब खुदा का वास्ता है। $40 बिलियन बता। फिर एक और चीज़ ये देखिए कि किसी भी सियासतदान से बात करें, उसका किसी भी सियासी पार्टी से ताल्लुक हो, तो मोड़ मुड़ा के खान साहब पे बातें बहुत होना शुरू हो जाती हैं। लेट्स गेट ऑफ ऑफ दैट। हम जरा कौम की एक जो सबसे बड़ा मसला है उसके ऊपर आ जाते हैं, इन्फ्लेशन पे आ जाते हैं, फ्लड इफेक्टिस पे आ जाते हैं। सर, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, जो ग्लोबल इशू है, जिसका जो सफ़र करना पड़ रहा है वो हमारी आवाम को करना पड़ रहा है। इस हवाले से हमारी क़यादत क्या कर रही है, हमारी लीडरशिप क्या कर रही है? प्राइम मिनिस्टर साहब इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं, यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में खिताब करेंगे, अपील करेंगे। ऑब्जेक्टिव्स क्या है सर, गोल क्या है, हम क्या अचीव करने गए हैं वहाँ इतने ज़्यादा पैसे खर्च के? अच्छा, ये जो इंटरनेशनल ट्रिप्स होते हैं ना, या कहते हैं इस लेवल पे, इसमें आप घूमते फिरते नहीं हैं। ठीक है, ये कोई लेजर ट्रिप नहीं होता कि आप बैठे और आप गए और आपने बड़ी, ये मुसलसल आपकी एक के बाद दूसरी मीटिंग चल रही होती है। ये जो नाना करके खर्चा तो ये नहीं, ये खर्चा यार, आप मतलब आप दुनिया में आपने अपने आप को रिप्रेजेंट करना है, आप दुनिया से कह रहे हो इन्वेस्टमेंट लेके आओ, और आप कह रहे हो जी मैं जो है वो मतलब कि जहाज में बैठ के आ नहीं सकता। ये भी मतलब ये वही वाली बात है, ठीक है, कि एंटी अमेरिकन सेंटर, मतलब आपने अपना चूरन का दुकान बनाई हुई है, उसमें जो चीज़ बिक रही है आप बेच रहे हो। लेकिन एजेंडा क्या है इस पूरे विजिट का? मैं आपको भी एजेंडा बता देता हूँ ना। देखें, बात ये है कि क्लाइमेट चेंज की वजह से पाकिस्तान इज़ द 5th मोस्ट अफेक्टेड कंट्री इन द वर्ल्ड, और हम जो है लेस देन 1% कंट्रीब्यूट करते हैं। अब यूरोपियन यूनियन, अभी मेरी यूरोपियन यूनियन की से मुलाकात, उनका डेलीगेशन आया हुआ था, आने से पहले उनसे मेरी मुलाकात थी, चेयरमैन सेनेट उसको हेड कर रहे थे, उसका हमारे डेलीगेशन को। तो हमने उनको यही वाली बात की कि भाई आप $16.4 ट्रिलियन की इकॉनमी है, हम $400 बिलियन की इकॉनमी है, आप जो है वो 24% करते हैं, हम 1% भी नहीं करते, और आपकी वजह से जो है हमें यहाँ पे सैलाब आने शुरू हो गए। तो ये आपने अपना नैरेटिव जाके वहाँ पे बताना है ना। अगर आप वहाँ पे गए ही नहीं, आप घर ही बैठे रहे जैसे ये बोल रहे थे, हालांकि जाते ये भी बहुत थे, तो या इनको को बुलाता ही नहीं था। ये भी है, क्या कहते हैं, आपको अगर आप मतलब कि आपकी हरकतें ठीक ना हो तो फिर आपको बुलाएगा भी कोई नहीं, तो आपको मैच्योर भी होना चाहिए ना। ठीक, तो वो इसी पॉइंट पे सर एक छोटा सा वक्फा लेना है, वक्फे से वापस आने के बाद मजीद बात करेंगे। आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो, मेरा नाम है कैवान अहमद, हमारे साथ आज मौजूद हैं सेनेटर अफानुल्लाह खान साहब, एंड इनसे मजीद हम बात करेंगे आफ्टर रियली शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो, मेरा नाम है कैवान अहमद, हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर अफानुल्लाह खान साहब। सर, बात कर रहे थे बाहर का जो ट्रिप है प्राइम मिनिस्टर साहब का, इसके दौरान नवाज शरीफ साहब से भी मुलाकात हुई, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रिटिकल इश्यूज़ पे मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ साहब ने काफ़ी एतराज़ात भी उठाए हैं, द वे थिंग्स आर हैपनिंग, इन्फ्लेशन के हवाले से अगर बात के, एंड एक बीच में एक ऐसा टॉपिक है जिसके हवाले से आई वुडंट लाइक टू डिस्कस टू मच ऑफ इट ऑन ब्रॉडकास्ट टेलीविजन, लेकिन उस पर भी अपना ओपिनियन दिया गया, जिस पे आई वुड से कि जो आपकी ऑपोजिशन है उनको एक बहाना मिल गया कि वाई इज़ ही गिविंग एन ओपिनियन, उस हवाले से जहां आर्मी चीफ की एक्सटेंशन की बात आ जाती है, सिलेक्शन की बात आ जाती है, एंड ऑल दोज थिंग्स। तो ये चीज़ें इस पूरे ट्रिप की, जो आप ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे, इस पूरे विजिट के अंदर ये चीज़ें कैसे इंटीग्रेट होगी सर? ये पहले से प्लान था? क्या ये ज़रूरी है नवाज शरीफ साहब के साथ मिलना? देखिए, मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब को आप जो मर्ज़ी कर लें, वो हमारी पार्टी के कायद हैं, वोट उनके नाम का पड़ता है। उन्होंने जो मोटरवेज बनाई हैं, डैम्स बनाए हैं, रेल रोड बनाई हैं, उसके नाम के ऊपर हमें वोट पड़ता है। हम डिसीजन मेकिंग में आप चाह रहे हैं उनको उसमें से निकाल दें, ऐसा तो नहीं हो सकता। रेलेवेंट इस वक्त इंडिविजुअल नहीं है, बिल्कुल रेलेवेंट है, ही इज द मोस्ट रेलेवेंट पर्सन इन पाकिस्तानी पॉलिटिक्स। अच्छा भाई, बात ये है कि एक डिसीजन होना है आर्मी चीफ के ऊपर, मिसाल के तौर पर, उसके ऊपर मुशावरत हुई है, बस, इसमें क्या बुराई है? काफी सेंसिटिव इशू नहीं है, काफी कॉन्फिडेंशियल इशू नहीं है? कॉन्फिडेंशियल हो, सेंसिटिव हो, भाई लगाना जिन्होंने डिस्कसिंग इट विद समबडी हु इज नॉट डायरेक्टली हमारी पार्टी के कायदे नहीं, वो हमारी पार्टी के कायदे, उनको नॉमिनेट किया प्राइम मिनिस्टर को। प्राइम मिनिस्टर वाज नॉमिनेटेड बाय नवाज शरीफ। ना नॉमिनेट करते तो जिसको नॉमिनेट करते वो वजीर आजम बनता, उसको आप कह रहे हैं, कहते हैं कि जी वो, भाई बात ये है कि हमने जाके माइंड में एक वो थोड़ी सी वो एक आ जाती है, सस्पेशन आ जाता है, थोड़ी सी एक वो स्केप्टिसिज्म आ जाती है, बाहर बैठे हुए हैं, कब आएंगे वापस, यहाँ आ जाते हैं तो ये चीज़ें थोड़ा एक्सेप्टेबल भी हो जाती है। इसकी कोई इम्कान नहीं है, नॉट एनी टाइम आएंगे इंशाल्लाह, नहीं वो जल्दी आएंगे इंशाल्लाह। ये किस चीज़ पे डिपेंडेंट है सर, ये टाइमलाइन? देखिए, ये टाइमलाइन डिपेंडेंट है उनकी हेल्थ के ऊपर, अच्छा, और जो क्या कहते हैं पाकिस्तान के हालात हैं उन दोनों के ऊपर। ओके, तो वो जो है उसके ऊपर हमारी पार्टी जो है वो एक प्लान, देखें जब वो यहाँ पे थे ना सर, हालात कैसे होंगे तो उनके लिए आइडियल? सुन ले मेरी बात, जब वो यहाँ पे थे ना तो उनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ था नैब की उसके अंदर। यहाँ तो कोई गारंटी दे दे कि ये जो पिछली वाली हरकतें थी वो दोबारा नहीं होंगी। इनको खाना पीना बंद किया गया, इनकी दवाइयाँ बंद की गई, इनको फूड पॉइजन किया गया, जिसकी वजह से उनको 2 दफ़ा हार्ट अटैक हुआ। और ये इन्होंने छोड़ा इसलिए था क्योंकि इनका कि बचेंगे नहीं, इनके अपना एस्टिमेट यही था कि नहीं, वो अल्लाह ताला ने उनको जान बचा ली। तो अब ऐसे जब आपके, यही मैं कह रहा हूँ ना, जब मुखालफिन की हरकतें ये हों, अब वो कल वो फरमा रहे थे
कि जी मैं आर्मी चीफ हूँ। भैया वो तुम कैसे रेलेवेंट हो? तुम तो MNA भी नहीं हो अभी इस वक्त। खुद तुम अपने आप को रेलेवेंट कर रहे हो, दूसरों को जो तुमसे ज़्यादा पॉपुलर उनको कह रहे हो रेलेवेंट है। मियाँ मोहम्मद ये आपने कैसे कह दिया वो ज़्यादा पॉपुलर है? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जिस दिन RTS ना बैठता और जो 2018 का तमाशा है वो ना लगता, तो फिर देखते ना, या कहते हैं क्या इसको तो ज़बरदस्ती मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर। सर ये भी तो एक एलिगेशन हुई ना, नथिंग दैट कैन बी ठीक है, प्रूव्ड। मेरी नहीं, प्रूफ तो खैर इसका बहुत अच्छा खासा है मेरे पास। मैं खुद भी इलेक्शन लड़ रहा था 2018, मुझे पता है कि क्या हुआ था उस दिन। बात यह है कि प्रूफ हमारे पास बहुत है, हमने प्रूफ जमा भी कराया हुआ है। बात यह है कि ठीक है, हमने एक एलिगेशन लगाई है, वो उसके ऊपर जब कभी होगा, लेकिन ये बात मैंने खुद देखा क्या कहते हैं पोलिंग स्टेशनों में लोग घुस गए बंदूकें लेकर और उन्होंने हमारे अमले को बाहर निकाल इसी दिया। वाले से फिर बाकी कहते हैं कि 2013 में क्या हुआ था? 2013 में कोई इस तरह नहीं हुआ था। 2013 में 1% भी इस तरह नहीं। रिजल्ट से पहले विक्ट्री स्पीच आ गई थी सर। विक्ट्री स्पीच से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको अगर पाकिस्तान के इलेक्शन प्रोसेस का मालूम है कि वो कैसे रिजल्ट कंपाइल होता है, तो आप जितनी मर्जी स्पीचेस देते हैं, एंड में रिजल्ट जो आना है वो तो आना है। ठीक है, तो ये तो सारी वही एलिगेशन है ना, मैं वही कह रहा हूँ। ये बेसिकली आपको मुनाफकत है, झूठ है, और एक्चुअल जो आपके इश्यूज हैं उनसे आपको हटा के कहीं और लेके जाना है। इस मुल्क का इस वक्त एक्चुअल इशू ये है कि सैलाब आया हुआ है, वो डंडोरी पीट रहा है। वापस आते हैं, लेके आते हैं सैलाब के वाले से। रिलीफ एक्टिविटीज में क्या कौन से स्टेप्स लिए जा रहे हैं? चलें, एक आपके प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे बाहर गए हुए हैं, अपील करेंगे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, द बिगेस्ट प्लेटफॉर्म पॉसिबल आई वुड से। उसके अलावा सर PTI की तरफ से अगर देखें तो खान साहब ने काफ़ी मल्टीपल टेलीथॉन्स किए हैं जिसमें उनकी तरफ से बहुत ज़्यादा पैसा जमा किया गया है। उनकी पॉपुलैरिटी के ऊपर फ़ायदा उठाया गया उस चीज़ का, और आवाम ने ट्रस्ट किया है और अपने चैरिटी में हिस्सा लिया है। इससे क्यों नहीं इंस्पायर हो रही हमारी जो इस वक्त हुकूमत है? देखिए, उन्होंने टोटल 3 अरब रुपए इकट्ठे किए। इससे कोई तो उनके मुताबिक 100 टाइम्स, बहुत ज़्यादा, मतलब 10 बिलियन के प्लेजेस हैं, 3 बिलियन आए हैं आज तक बैंक में। ये आपको पता है? ये मुझे पता है, स्टेट बैंक से चेक कर लें आप। अच्छा, 3 बिलियन से कुछ भी क्या कहते हैं, मतलब कि अगर आप समझते हैं कि 3 अरब से इस मुल्क के हालात, ये इस्लामाबाद का नहीं है कुछ कर सकते आप, तो ये वही है। ये देखिए ना, प्रोपेगेंडा है, झूठ है, फसाद है। इससे कई गुना, इससे 50 गुना ज़्यादा जो है वो अलखिदमत ने इकट्ठे किए हैं। ईदी ने भी इससे ज़्यादा बहुत इकट्ठे किए। मेरा सवाल है, गवर्नमेंट क्या कर रही है? गवर्नमेंट का काम चंदे इकट्ठा करना होता ही नहीं है। ये चंदे इकट्ठे करने वालों का शहबाज शरीफ साहब इस वक्त मियाँ नवाज शरीफ, मैं बता रहा हूँ ना आपको, शहबाज साहब जो है, हमने तकरीबन 140 अरब रुपए के रिलीफ इंटरनेशनल डिफरेंट इदारों से ले चुके हैं। अच्छा, हमने क्लाइमेट चेंज की मद में $150 मिलियन, जो कि तकरीबन आपके बन जाएंगे 30 अरब रुपए, उसका हम रिलीफ ले चुके हैं। और हम जगहों के ऊपर, अब यही मैं बात बता रहा हूँ ना, ये 140 और 130, 170 अरब रुपए बनते हैं। आपके ट्रिप पे 1 अरब रुपए भी नहीं लगे होंगे। मतलब अकल वाली यही तो मैं, आपने दुनिया को एंगेज करना है, आपने अपना केस प्रेजेंट करना है, और ये नॉन इशू को इशू बना लेते हैं। जस्टिफाइड इन्वेस्टमेंट है आपके। हाँ, अब तो अगर आप नहीं जाएंगे तो कैसे करेंगे? आप वहां या बैठे रहे यहाँ पे, आप ना करें। अच्छा, आज हम लोगों ने ये जो सारे जमा हो रहे हैं सर, इसकी ट्रांसपेरेंसी कैसे इंश्योर करेंगे कि ये सही हकदार लोगों तक पहुंचे? गवर्नमेंट है। देखें, ये होता है कि बेसिकली हमने कर्जा लिया हुआ था, उन्होंने हमें जो है वो ग्रेस पीरियड, हमने अभी पे करना, तो उन्होंने कहा अब 2 साल बाद कर दे। आपने जो है वो क्लाइमेट चेंज के मद में आपको क्या कहते हैं, पॉइंट्स मिलते हैं जो एमिशन से रिलेटेड होते हैं, उसके आपको $150 मिलियन मिल जाते हैं। फिर आप उसको कहीं पर एडजस्ट कराते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं, उसमें आपने बेसिकली क्या कहते हैं बात करनी होती है। तो आपको अपना केस तो प्रेजेंट करना पड़ेगा ना। आज जैसे यूरोपियन यूनियन का डेलीगेशन आया था, आज हमने उनके सामने ये वाली बात रखी कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा अफेक्ट हो रहे हैं आप लोगों की इंडस्ट्रियलाइजेशन की वजह से। अब हम कहें कि नहीं जी, हम उधर मीटिंग ही ना करें, मीटिंग के पैसे बचा लें। मतलब अकल वाली यही वाली बातें PTI वाले करते हैं। जहालत के अलावा इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मेरा जो एक सवाल था इससे लिंक्ड होता है कि ये ट्रांसपेरेंसी की, जैसे मैंने बात की है कि आप अगर ये पैसे जमा कर रहे हैं, रिलीफ एक्टिविटीज़ के लिए, रिलीफ गुड्स के लिए कर रहे हैं, इसकी ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए पब्लिक के सामने कोई ऐसा कोई प्रोटोकॉल है, दिखाएं कि ये जो जमा हुए हैं, इतने हुए हैं, ये यहाँ लग रहे हैं, ये यहाँ लग रहे हैं, ये इस तरह लग रहे हैं। देखिए, इस ट्रांसपेरेंसी को इंश्योर करने की इसलिए ज़्यादा ज़रूरत है क्योंकि करप्शन के बहुत ज़्यादा नारे लगाए जाते हैं आपके खिलाफ। तो मज़ीद कावशों की ज़रूरत है कि ये सारे पैसे जस्टिफाइड, ट्रांसपेरेंटली लोगों तक पहुंच रहे हैं और सही सही जगहों पे लग रहे हैं। इस पे मजीद मीडिया पे, इंफॉर्मेशन के जरिए, सोशल मीडिया के जरिए कैंपेन के लेवल पे काम करने की जरूरत है कि नहीं? बिल्कुल है। देखिए, मेरे ख्याल है कि हमारा जो मेन इशू है वो ये है कि हम लोग अपनी जो काम है उसको सही तरह हमने उनको मार्केट नहीं किया। वो लोग सारे दिन मार्केटिंग करते हैं, काम करते कोई नहीं है। तो अब ज़ाहिर है उसका एक इम्पैक्ट ज़रूर आता है। और हमें ये चाहिए कि हम जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब जो है वो मरीम नवाज साहिबा, वो इतना ज़्यादा उन्होंने जो फ्लड रिलीफ का खुद काम किया, फिर जो है वो खुद गए उधर पहुँचे। हमारे MNAs MPs को हिदायत थी कि सारे के सारे अपने
कॉन्स्टिट्यूंसीज में फ़ौरन पहुँचे, तो लोग अपनी अपनी जगहों पे पहुँचे और फिर ये जो जितना रिलीफ हो रहा है इसके तमाम जो पैसा है वो हम लोग जो है वो उसको डायरेक्ट कर रहे हैं इन जो उनकी रिहेबिलिटेशन है उसके अंदर। अभी तो उनको आपने टेंट्स देने हैं, खाना देना है उनको, तो अभी तो आपने सिर्फ अपने आवाम को बचाना है। जब ये फ्लड पानी सारा चला जाएगा तो फिर उनको रिहेबिलिटेट भी करना है और इसको पूरी प्लानिंग, तो वो सारा सिस्टम अभी इस वक्त चल रहा है एज वी स्पीक। और इस वक्त ये बात ध्यान में रखें कि पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, गिलगित बल्तिस्तान में और कश्मीर में कि PTI की हुकूमत है, ये हमसे ज़्यादा हुकूमत में है इस वक्त। विफाक तो खुद कहते हैं 27 किलोमीटर है और बलूचिस्तान में इत्तेहादी हैं, ये भी ध्यान में रखें। तो ये मतलब आपने और फिर ये आपको लगता है जायज़ है नाजायज़ है? देखिए मैंने तो आपको ये वाली बात की थी कि चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के रूल से जो जिसकी अक्सरियत होती है उसको वो कबूल करना चाहिए। अच्छा। और अगर ये काम होता तो शायद पंजाब में हमारी हुकूमत होती, क्योंकि जब इलेक्शन इस 2018 का भी रिजल्ट आया तो सबसे ज़्यादा बड़ी पार्टी पंजाब की PMLN थी। वो तो सारा मैनिपुलेट किया उसको उन्होंने, वो जो है उसको PTI को कर दे दिया। और इसी तरह ये कहते हैं हमने, हालांकि 2013 से 18 तक PTI की, जैसे मैंने पहले भी बताया कि खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत ख़राब नहीं किया, हालांकि हम चाहते तो हम कर सकते थे। लेकिन अगर ये वाला नहीं होगा ना मामला, ये जो मैंने एक ट्रेडिशन है इसको कह सकते हैं आप, तो फिर ये इसी तरह ही चलेगा, फिर वो हमें नहीं मानेंगे, हम उनको नहीं मानेंगे। सर आखिर में एक सवाल पूछना चलूँ, जो सर मुल्क चलने के बहुत मुख्तलिफ तरीके हमारी आवाम ने देख लिए इतने सालों के अंदर। हमने डिक्टेटरशिप भी देख ली, हमने वन पार्टी रूल के हवाले से ज़्यादा इतने इंसिडेंट्स नहीं देखे, हमने मुख्तलिफ पार्टीज़ मुख्तलिफ प्रोविंसेस के अंदर भी देख रहे। PMLN की क्या आइडियोलॉजी है? टोटलिटेरियन रूल में बिलीव नहीं करती जब पार्टी के हवाले से बात करें, एंड वो साथ मिलके ही रूल करने में बिलीव करते हैं विद अदर पार्टीज़ एंड कोलैबोरेशंस एंड इत्तेहाद बना के, या फिर कोई और एक आइडियल तरीका हो सकता है पाकिस्तान की आवाम को साथ लेके चलने का? क्योंकि टोटलिटेरियन कभी हमें नज़र नहीं आई है। पंजाब की बहुत बात हुई है, ऑब्वियसली सबसे बड़ा प्रोविंस है हमारा, लेकिन सबसे बेहतरीन तरीका है क्या इस मुल्क को चलाने का? देखिए सबसे बेहतरीन तरीका इस मुल्क को चलाने का ये है कि आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इवॉल्व होने दें और आप एक दूसरे को एक्सेप्ट करना सीखें और एक दूसरे के साथ काम करना सीखें। अभी ये हो जाता है कि वो कहता है, एक बंदा कहता है कि मैं तुम्हें नहीं मानता, दूसरा कहता है मैं पहले को नहीं मानता, और फिर वो जब आप किसी को नहीं मानते या जो क्या कहते हैं मार्शल लॉज में लगता रहा, उसकी वजह से जो सिविल इदारे तबाह बर्बाद हुए, उसका भी ये बड़ा इम्पैक्ट है कि हमारा मुल्क आज तक तरक्की नहीं कर सका। तो ये जो है ये मेरे नज़दीक आप डेमोक्रेटिक प्रोसेस को इवॉल्व होने दें, डेमोक्रेटिक सिविल इदारों को बनने दें, वो ऑटोमेटिकली पावर उन तक जाएगी तो आवाम को उसका फ़ायदा पहुंचना शुरू हो जाएगा। और पॉलिटिकल पार्टीज़ को एक दूसरे के साथ काम करना चाहिए। एक तो ये भी एक मसला है ना कि हमारे मुल्क में हर वक्त एक कॉन्स्पिरेसी चल रही होती है अगेंस्ट डेमोक्रेसी और पॉलिटिकल पार्टीज़, उसकी वजह से भी मुल्क का नुकसान होता है क्योंकि तनाव है हर वक्त एक तनाव है। इसमें एस्टैब्लिशमेंट का क्या रोल होना चाहिए? देखिए एस्टैब्लिशमेंट का रोल ये होना चाहिए कि जो भी पिछले दिनों भी उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तान में हमेशा डेमोक्रेसी रहेगी और हमेशा हम डेमोक्रेसी को सपोर्ट करेंगे, DGI SPR ने कहा, ये मेरा ख्याल है रोल ठीक है। जो पिछला रोल था कि तब्दीली का साल है और जो है वो सबको ब्रीफिंग दी गई कि PTI ही आएगी और फिर जो RTS वो उसका नतीजा है ये जो आज हम भुगत रहे हैं। ये जो 4 साल का जो हमने जो तबाह बर्बादी है ये आज उसका वो जो 2018 में कारनामा अंजाम दिया था उसका नतीजा है ये जो आजकल हो रहा है। ये अगर ना होता तो वो जो तसलसल था जो हमने बिल्ड किया था पाकिस्तान की इकॉनमी का वो आगे चलता रहता और हम जो है वो हमारा जो अपना प्लान था उसके मुताबिक हम 2025 तक या 2030 तक हम G20 के अंदर आ जाते, लेकिन अब तो हम 2050 तक भी नहीं आएंगे जो भी हालात चल रहे हैं। सेनेटर अफनान उल्ला खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। ख़वातीन और हज़रात, अभी तक जो डिस्कशन हुई है सेनेटर अफनान उल्ला खान साहब से, इसके वाले भी हम रिफ्लेक्शन करेंगे। एक छोटा सा वक्फा लेना है एंड प्रोग्राम को रोक के किसी और तरफ लेके चलेंगे। हम एक और मेहमान ज्वाइन करेंगे। आप लोगों ने हमारे साथ रहना है। आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड ज़ीरो। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ग्राउंड ज़ीरो। मेरा नाम है कैवान हामिद। हम प्रोग्राम के दूसरे रुख में आ चुके हैं। दूसरे हिस्से के अंदर ख़वातीन और हज़रात हम कोशिश करेंगे, जैसे हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में सेनेटर अफनान उल्ला खान साहब को मदऊ किया था, उनसे उनका मौक़िफ़ लिया था फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ के हवाले से। प्राइम मिनिस्टर साहब का जो एक बाहर इस वक्त एक दौरा चल रहा है, उसके अलावा जो यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के अंदर जो उम्मीदें हैं, क्या अपील करेंगे, किस तरह की एक उनकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, क्या अचीव करना चाह रहे हैं, इस हवाले से बात की। इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से बात की, उनकी पार्टी का मौक़िफ़ हमने सामने रखने की कोशिश की।
अब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से के अंदर हमें ज्वाइन किया है रिस्पेक्टेड फैसल जावेद साहब। सेनेटर फैसल जावेद साहब से पीटीआई के हवाले से पूछेंगे इनकी जो एक्टिविटीज़ हैं पीटीआई की तरफ से टुवर्ड्स फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़ एंड उसके साथ साथ जो क्लाइमेट चेंज है इस हवाले से कितना ज़्यादा आवाम को सेंसिटाइज कर रही है पीटीआई की जो एक क़यादत है, इस हवाले से बात करेंगे। खुशामदीद कहते हैं सेनेटर फैसल जावेद साहब को। अस्सलाम वालेकुम सर। बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। और सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, आपने मुझे मौका दिया है। दूसरा ये है कि मैं जो खैबर नेटवर्क है कि पूरी टीम को खराज तहसीन पेश करता हूँ, क्योंकि सही मानों में जो पाकिस्तान की आवाज़ और ख़ास तौर पे फ्लड के हवाले से जो आपकी ट्रांसमिशन जारी है और जिस तरह से आप हाईलाइट कर रहे हैं, और ये मनाजिर सिर्फ पाकिस्तान नहीं पूरी दुनिया में जा रहे हैं, और क्योंकि आपका चैनल जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाता है, और ख़ास तौर पे जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर जो पाकिस्तानी हैं, और फिर रीजनल जितना आपने हमारे रीजन्स को, हमारी सकाफ़त को, हमारे कल्चर को, हमारे तहज़ीब और तमद्दन को जो फ़रोग दिया है और रियल साइड ऑफ पाकिस्तान है उसको पोर्ट्रे किया है, और बड़े टफ हालात में भी आपने काम किया है। वॉर ऑन टेरर के बीच में जिस तरह से आपने एक आवाज़ बने आप पाकिस्तान की, और उस बीच पाकिस्तान के जो भी पाकिस्तान की प्रॉब्लम्स थी दुनिया तक पहुँचाई हैं, इस पर पूरी टीम आपकी ज़ाहिर है खराज तहसीन के मुस्तहिक़। वेरी काइंड ऑफ यू सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर खैबर नेटवर्क के हवाले से इतने अच्छे अल्फाज यूज़ करने के लिए। सर हम जानते हैं बहुत अच्छे तरीके से कि आप ज़्यादा टेलीविज़न पे इंटरव्यूज़ में नहीं नज़र आते हैं, आप ज़्यादा इन चीज़ों के साथ प्रायोरिटाइज नहीं करते हैं, क्योंकि आपकी प्रायोरिटी जल्द से ही खत्म नहीं हो रहा। आजकल नज़र आ रहा है कि आपकी प्रायोरिटी किस तरफ है। आप अदरवाइज टेलीविज़न पे नज़र आ रहे हैं, सोशल मीडिया पे नज़र आ रहे हैं, और उससे अंदाज़ा हो जाता है कि आपकी कितनी मसरूफियत हुआ करेगी। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला खैबर नेटवर्क के लिए। सर इन्हीं प्रायोरिटीज़ के हवाले से बात करेंगे, इन्हीं एक्टिविटीज़ के हवाले से बात करेंगे। सर जल्द से जुलूस चल रहे हैं, टेलीथॉन एक्टिविटीज़ में भी हमें एक तसलसल नज़र आ रहा है। सर क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, लेट्स टेक इट आउटसाइड द कंट्री। सर क्लाइमेट चेंज की वजह से जो पाकिस्तान को सफ़र करना पड़ा है, क्लाइमेट चेंज के जो असरात हमें पाकिस्तान में नजर आए, बीइंग लेस देन 1% कंट्रीब्यूटेड टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट, उसके साथ साथ 5वें नंबर पे हम आ रहे हैं वी अफेक्टेड बाय ऑल ऑफ दिस हैपनिंग, जिसमें हमारा इतना कोई किया करम कोई कसूर नहीं। तो सर इस हवाले से पीटीआई की एक सुनाई है, खान साहब की एक सुनाई जी, है, जी, जी। इसका किस तरीके से एडवांटेज लिया जा रहा है कि दुनिया को समझ आए कि ये पाकिस्तान के साथ हो क्या रहा है? ये बहुत ज़बरदस्त सवाल है, ये हर एंकर को यही सवाल करना चाहिए कि क्या कर रहे हैं इस हवाले से। आपने कहा 1% से भी कम पाकिस्तान कंट्रीब्यूट करता है आलूदगी के अंदर, माहौलियाती आलूदगी जो ग्रीन हाउस इमिशंस होते हैं उसके अंदर 1% से भी कम, और इंडिया जो है वो 10% के करीब करता है, ठीक है, कंट्रीब्यूट, और बाकी कंट्रीज भी करते हैं। जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं बाकी, वो तो मेजर कंट्रीब्यूशन है उनका आलूदगी के अंदर, माहौलियाती आलूदगी जो है, और उसका असर आता है मौसमियाती तब्दीलियों पे, वेदर पैटर्न्स चेंज होते हैं, अनप्रेडिक्टेबल सिचुएशन होती है, आपके गरीब पे उसका असर पड़ता है, उनकी फसलें तबाह हो जाती हैं। जो आप देख ही रहे हैं सैलाब जो पाकिस्तान में आए क्लाइमेट चेंज की वजह से आए, और ऐसी सूरत हाल में जहां पाकिस्तान विक्टिम तो है इसका, लेकिन प्रॉब्लम पाकिस्तान ने क्रिएट नहीं की है। पाकिस्तान का स्ट्रॉन्ग केस बनता है इस वजह से। जो ग्लासगो में जब COP26 हुआ तो हमने आवाज उठाई वहां पे कि जो डेवलप्ड कंट्रीज है ये बातें करती है। पेरिस एग्रीमेंट हुआ, आज तक उसको फुलफिल नहीं किया जा। $100 बिलियन अ ईयर ये आने थे डेवलप्ड कंट्री से डेवलपिंग कंट्रीज में, ठीक है, और वो प्रॉमिस भी पूरा नहीं हुआ। उसके बाद होता है ये COP26, हमने यहाँ पे भी कहा बातें हैं, लेट्स सी, प्रैक्टिकल अप्रोच होनी चाहिए। और जहाँ तक इमरान खान साहब की बात है, इमरान खान साहब ही ने तो जिक्र करना शुरू किया क्लाइमेट चेंज का, तो लोगों को समझ आई कि क्लाइमेट चेंज है क्या, और उसमें प्रैक्टिकल अप्रोच अपनाई। पाकिस्तान दुनिया के 10 ममालिक में शामिल होता है जो सबसे ज़्यादा माहौलियाती ये जो तब्दीलियाँ हैं इसके असरात के नुकसानात के अंदर जो कंट्री शामिल होती है वो पाकिस्तान उनमें टॉप 6 में है। बल्कि अब इमरान खान साहब ने पहली चीज़ क्या की, आके इमरान खान साहब ने एक इंटरनेशनल बॉन्ड चैलेंज था वो एक्सेप्ट किया जब हमारी पहली KP में गवर्नमेंट थी, और वो था कि आपने 3,300,000 एकड़ जो ज़मीन है उसको, बंजर ज़मीन है, उसको हरियाली में कन्वर्ट करना है। पाकिस्तान ने 6,50,000 हेक्टर्स ज़मीन को हरियाली में कन्वर्ट किया और बॉन्ड चैलेंज मीट किया, वर्ल्ड रिकॉर्ड एक बनाया। 1 अरब से ज़्यादा दरख्त लगाए खैबर पख्तूनख्वा में। उसके बाद 2.5 अरब दरख्त पूरे मुल्क में लग चुके थे, 10 अरब दरख्त लगने थे जो कि
ब्रिलियंटली सुनामी आप नंबर्स कोट कर रहे हैं, इसको कौन, व्हाट वाज द सर्वेइंग पार्टी? यस, IUCN एक इंटरनेशनल बॉडी। रिसेंटली काफ़ी खबरें आई हैं कि दीज आर नॉट ट्रू नंबर्स। ये खबरें पहले भी आई हैं, ये प्रोपेगेंडा पहले भी हुआ है, लेकिन WWF ने ऑडिट किया है इस पे। अच्छा। और उन्होंने इसे कामयाब मंसूबा डिक्लेयर किया। फिर IUCN जो इंटरनेशनल बॉडी है उसने किया है इसको, फिर इसको WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने इसको एंडोर्स किया है। सर जितना बड़ा प्रोजेक्ट होता है उसमें करप्शन की भी बड़ी गुंजाइश होती है। देखिए इसमें तो आप इन्होंने बड़े इल्जाम, टॉप टू बॉटम तो कंट्रोल नहीं कर सकते सारी चीजें। आप सही कह रहे हैं, बड़े बड़े इल्जाम भी लगे हैं। ट्रांसपेरेंसी इंश्योर करने के लिए थर्ड पार्टी ऑडिटर्स होते हैं और ट्रांसपेरेंसी ही हमारी जीत होती है। अब मैं क्लाइमेट चेंज पे थोड़े से इनिशिएटिव्स की बात करूं जो पाकिस्तान, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाकिस्तान का जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी 44% ऑफ जो डेवलपमेंट बजट है इट्स ऑन क्लाइमेट फ्रेंडली पाथवे। दुनिया का पहला मुल्क बना है पाकिस्तान। UN का एक SDG 13 गोल था जो पाकिस्तान को मीट करना था। पाकिस्तान ने 10 साल पहले वो गोल मीट कर लिया, कुछ ऐसी चीजें की तो गोल मीट किया। ठीक है। और बड़े प्रोटेक्टेड एरियाज इनिशिएटिव, 15 नए नेशनल पार्क्स और बड़ी और चीजें हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज जो अब मैं आता हूँ फ्लड्स की तरफ, वो था 10 साल में 10 डैम्स बनाने। 50 साल हो गए पाकिस्तान में कोई बड़ा डैम नहीं बना, सिर्फ 2000 डैम है। चाइना में 84,000 डैम्स है, 5,000 उनके बड़े डैम्स है। हमारे यहाँ सिर्फ 2 बड़े डैम्स है। हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। वो आंख चाहिए, अल्लाह ने आपको सब दे दिया। 145 मिलियन एकड़ फीट पानी सालाना पाकिस्तान को मिलता है, जिसमें से 13.7 आप मिलियन एकड़ फीट पानी बचा सकते हैं, जो 10% बनता है। 147 मिलियन एकड़ फीट का 13.6 मिलियन एकड़ आप बचा सकते हैं। क्यों? 90% ज़ाया क्यों होता है? क्योंकि आपके पास स्टोरेज की कैपेसिटी नहीं है, जगह नहीं है, रिजर्वायर्स नहीं है, बड़े आपने बनाए नहीं है, डैम्स नहीं बनाए हैं। इमरान खान ने आते साथ ही 10 साल में 10 डैम्स बनाने का मंसूबा, और दामीर बादशाह और मोहम्मद डैम पे तेजी से काम जारी था। ठीक है। अब इन्होंने आते साथ सारी चीज़ें रोक दी हुई हैं। वो अगर डैम 2025 में बन जाना था मोहम्मद डैम, और 2028 में बन जाना था दामीर बादशाह डैम, और भी डैम्स कुछ बन गए थे, कुछ बन रहे थे। तो 10 साल में 10 डैम्स का प्रोजेक्ट शुरू किया। फिर ये देखें कि किसी भी मुल्क के लिए जो पानी जखीरा करने की जो सलाहियत होनी चाहिए, किसी मिनिमम कम अज कम 4 महीने होनी चाहिए, 4 महीने का होना चाहिए। हमारे पास कितनी है? 1 महीने। हम बहुत बुरी सिचुएशन में डैम्स के ना होने की वजह से। तो डैम्स का बनना, अब ये रिलीफ एक्टिविटीज की तरफ आप बात करते हैं। अब ये डिजास्टर्स किस्म की एक सिचुएशन बन चुकी है। इस क्लाइमेट की वजह से हमने देख लिया इसका इफेक्ट आवाम के ऊपर डायरेक्टली कितना हुआ है। सब आंखों के सामने, हमें बाहर तक भी एक आवाज़ पहुंच चुकी है, इंटरनेशनल मीडिया ने भी उठा लिया है। इट इज़ अ टॉपिक अंडर डिस्कशन, ये हम कह सकते हैं। ठीक है, अब हमारी एक सेंसिटाइजेशन का वो एक लेवल आ चुका है कि दुनिया बात कर रही है इसके हवाले से, और पाकिस्तान का हवाला भी दे रही है कि ये आज पाकिस्तान है तो कल को कोई और भी हो सकता है। अब ये जो रिलीफ एक्टिविटीज़ जारी हैं हुकूमत की तरफ से, खान साहब के टेलीथॉन की तरफ से, एनकेपी हुकूमत की अपनी तरफ से, उसके अलावा नाउ वी गॉट अ फ्यू फॉरेन इन्फ्लुएंसर्स कमिंग इन एज वेल। आज पता चला है एंजेलिना जोली साहिबा भी पहुंच चुकी हैं, एंड ये इन्फ्लुएंसर्स आ रहे हैं, जो मेजर रोल प्लेज हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, वो भी इस हवाले से इंगेज कर रहे हैं। ये सवाल मेरा हर सियासतदान से है जो भी रिलीफ एक्टिविटीज़ के अंदर मुलव्वस हैं, जिनकी पार्टीज़ मुलव्वस हैं, कि इनकी ट्रांसपेरेंसी, दिस इज़ अ वेरी बिग इशू। इनकी ट्रांसपेरेंसी के ये हकदार लोगों तक पहुंचे, इसके बीच में इधर उधर चीज़ें ना हो और करप्शन को हम मिनिमाइज कर। देखिए, यहाँ तो मैं बात कर सकता हूँ कि जो इमरान खान साहब ने एक काविश की है, और वो किया है खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के जो फंड हैं, जो सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब के लिए नहीं है, पूरे पाकिस्तान के लिए हैं, सिंध के लिए भी है, वफाक को भी हम उसमें से पूरा असिस्ट करेंगे, उसके लिए टेलीथॉन किया। और जिस ये पाकिस्तानी दुनिया की तारीख में ऐसी मिसाल नहीं मिलती, जो इस कौम का जज्बा है ना, दुनिया में ऐसी तारीख नहीं मिलती। इमरान खान ने रिकॉर्ड बनाया, तीन टेलीथॉन्स किए हैं, बावजूद इसके कि इन्होंने, इस इम्पोर्टेड हुकूमत ने उसको हर जगह रोकने की कोशिश की है। फिर वो सिर्फ यूट्यूब पे चली या डिजिटल पे चली, चैनल्स पे इसको दबाने की कोशिश की, चैनल्स को बंद किया गया कि जी ये क्या सैलाब ज़दगार की, यानी कि उनकी बद्दुआएं ले रहे हैं, जो सैलाब मुतासरीन हैं उनके लिए हम फंड इकट्ठे कर रहे हैं,
और उस ट्रांसमिशन को रोक रहे हैं। तो 3 टेलीथॉन्स किए हैं भाई, तो 14 अरब रुपया के करीब जो है वो इकट्ठा हुआ है, ये प्लेज हुआ है। और ये तो इसकी मिसाल ही नहीं मिलती। आप 5 प्लेज होने के बाद व्हेन इट कम्स डाउन टू द एक्चुअल यस, अभी मैं आ रहा हूँ वो, हाँ जी हाँ बिल्कुल, ये भी एक बड़ा अच्छा सवाल है। सानिया निश्तर साहिबा जो है, मैं बाय द वे थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करवा दूँ आपको, ताकि आपके जो सवाल है ना क्रेडिबिलिटी और ट्रांसपेरेंसी वाला, वो थोड़ा मजीद अटैच हो जाए। एक तरफ तो इमरान खान है, जिन पे उनके दुश्मन भी ट्रस्ट करते हैं उनको, और उसकी मिसाल शौकत खान है में, जो सबसे ज़्यादा पैसा इकट्ठा किया है पाकिस्तान में, वो इमरान खान है। क्यों लोग ट्रस्ट करते हैं उनको? नमल यूनिवर्सिटी, शौकत खान, और ये फ्लड रिलीफ। मैं उसकी एक और सानिया निश्तर के हवाले से एक और आपको मिसाल देता हूँ। एक कोविड के बीच में एक शुरू हुई एक्टिविटी, एमरजेंसी कैश रिलीफ। वर्ल्ड बैंक ने 3333 प्रोजेक्ट्स दुनिया भर में देखा, 222 कंट्रीज और टेरिटरीज को जांचा, जहाँ जहाँ जो जो प्रोजेक्ट चल रहा था। पाकिस्तान का जो सानिया निश्तर के जो प्रोजेक्ट था इमरान खान साहब के अंडर, वो दुनिया में चौथे नंबर पे आया। 3333 प्रोग्राम्स में चौथे नंबर पे आया, ट्रांसपेरेंसी की वजह से। और उसकी तारीफ़ें हुई, पज़राई मिली पूरी दुनिया से। CNN ने उस पर स्पेशल प्रोग्राम किया, उनको बताया, फीचर किया उस पर। अच्छा, फिर अभी सानिया निश्तर को इमरान खान साहब ने इस कमेटी के ऊपर हेड बना दिया कि कहाँ ज़रूरत है, किधर जा रहा है। डोनर को एक एक चीज़ बताई जाएगी। अच्छा, डोनर को ये चीज़ बताई जाएगी। किस मीडियम के जरिए? आपके ज़रिए, मीडिया के जरिए, आपके ज़रिए, जिस पे पाबंदी लगाई हुई है। इस नेक काम पे पाबंदी है ना जी। बाकी आप मनी लॉन्ड्रिंग करें, नेक काम वो करें, वो चला खदशा ये है फ्रॉम दैट साइड कि इस नेक काम के बहाने बीच बीच में बड़ी बड़ी बातें हो जाती हैं, तो उसको अवॉइड करने के लिए जरा, उसके लिए ऐसी चीज़ तो कोई कॉल्स आती है ना, तो आपकी चैनल पे जी डिले मैकेनिज्म होता है, डिले मशीन होती है, वो तो आप आराम से कर सकते हैं। कर नहीं रहे, कर तो रहे हैं ना, वो तो कर देते हैं। आप गाने लगा दें, कुछ लगा दें, ब्रेक ले लें, इश्तिहार लगा दें। लेकिन खान साहब ने बात करनी है। वो देखें, मैं कह रहा हूँ लाइव कॉल्स नहीं, खान साहब तो लाइव कॉल्स होती हैं, अब चल रही हैं, बातें चल रही हैं, कोई ऐसी बात तो नहीं कर दे। लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं तो डिले मशीन। लेकिन जो फ्लड विक्टिम्स हैं जिनके लिए हम वो कर रहे हैं, ये तो ये कोई पॉलिटिकल ट्रांसमिशन थोड़ी होती है। आप उठा के तीनों देख लें, कोई ऐसी बात तो नहीं की इमरान खान साहब ने। सर, इसी पॉपुलैरिटी तो जलसे हैं, बाकी चीजें हैं, वो तो चलते हैं। सर, जलसों में इतना ज्यादा फुटफॉल जो नजर आता है, जो क्लेम भी किया जाता है कि ये सबसे बड़ा जलसा उस इलाके का, ये सबसे बड़ा जलसा उस इलाके का, नंबर्स नज़र आ रहे हैं, ठीक है, विजुअल्स भी नज़र आ रहे हैं। उन जलसों में कुछ ज़्यादा तादाद में, मेजॉरिटी ऑफ द स्पीचेस, एंड खान साहब की मैं बात करूँगा, कॉन्ट्रोवर्शियल इशूज़ पे बहुत ज़्यादा होती है। जिन इशूज़ पे खान साहब का शायद मकसद कुछ और होता है, जो उन्होंने रिसेंटली भी बोला कि मैं कहना ये चाह रहा था, आप समझे कुछ और, ये होता है। लेकिन अवाम उसको अगर सही तरीके से नहीं समझती है, अवाम में अगर वो उतना शऊर नहीं है, तो वो उसको गलत तरीके से आगे लेके जाते हैं, जिसका हमें थोड़ा असर सोशल मीडिया पे नजर आ रहा है। जनरेशन इज बीइंग करप्टेड बिकॉज ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। इसके बारे में क्या कहें? जो आप जिस तरफ आपका इशारा है ना, वो सोशल मीडिया के कुछ ऐसे लोग हैं जो फेक आईडीज बनाते हैं। अच्छा। और वो स्ट्रेटेजिक मीडिया सेल एक बना हुआ है, जहाँ से ये ऑपरेशन हो रहा है। पीटीआई और फौज के बीच में लड़ाई कराने। पीटीआई का अपना फॉलोअर ये नहीं, पीटीआई का अपना फॉलोअर जो है ये नहीं। और शहूर की जहाँ तक बात है ना, वो हमसे आगे निकल चुके हैं। हम लोग पीटीआई से आगे निकल चुके हैं। वो जो पब्लिक के अंदर आज जो शऊर है, जलसों में तो हम जाते हैं ना, वो आगे निकल जाए। वो पाकिस्तान में एक बार इतने रैपिड शऊर की वजह से थोड़ी बहुत वो उनका क्या शऊर है, वो पाकिस्तान में हकीकी मानों में आज़ादी चाहते हैं। वो चाहते हैं करप्शन से आज़ादी, वो चाहते हैं ये बेरोज़गारी गुर्बत से आज़ादी। वो हकीकी आज़ादी के सफ़र पे हैं। जो वो चाहते हैं कि पाकिस्तान खुद मुख्तार खुददार कौम हो, वो ये चाहते हैं। और ये कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात पहली दफ़ा हुआ है कि ये जज्बा कौम में नज़र आ रहा है। वो और ये तो बेहतरीन चीज़। वो ला इलाहा इल्लल्लाह के पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा अल्लाह और अल्लाह के सिवा कोई नहीं। हमने अपने पाँवों पे खड़ा होना है। हमने किसी से भीख मांग मांग के, ये नहीं कहना मैं मांगने नहीं आया लेकिन क्या करूं मजबूरी है, ये वाली चीज़ नहीं करनी। हमने अपने पाँवों पे खड़ा। ऐसे ये 15 अरब रुपए के करीब इकट्ठा हो गया। ये के लिए खान साहब भी तो ट्रैवल कर रहे थे, इसी मकसद के लिए वो बाकी ममालिक जा रहे थे। तरीकाकार थोड़ा मुख्तलिफ था,
कि मकसद तो क्या नहीं मकसद था? जिस नहीं। तरह आपने एग्जांपल दिया ना जो कि मांगने नहीं आए। हम ट्रेड की अपॉर्चुनिटीज बढ़ा रहे थे, हमारे यहाँ तो एक्सपोर्ट्स जो हैं, But रिकॉर्ड at the end of the day, एक्सपोर्ट्स it was for economic relief. एक्सपोर्ट्स चलेगी। वो तो इसलिए कि जो दलदल में डाला है आपने, 6,000 अरब रुपया जनाब मुशर्रफ साहब जब जाते हैं, 1947 में पाकिस्तान बनता है, 2008 में जनाब मुशर्रफ चले जाते हैं, कितना कर्जा? 6,000 अरब, बस 6,000 अरब। जनाब मुशर्रफ जाते हैं, 6,000 अरब, ये आ जाते हैं सर, चार्टर। हर पार्टी यही कह रही है। 10 साल में 24,000 अरब बढ़ा देते हैं कर्जा, 30,000 अरब पे। सर इस पे उस डिटेल कर्जे को वापस करने के लिए एक हफ्ते आपको पे हमने कर्जा जाना लेना है। पड़ता है। लेट्स गो फॉर अ शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक से वापस आने के बाद इस पे मजीद इलैबोरेशन मांगेंगे सेनेटर फैसल जावेद साहब से। आप लोग देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। वील बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक टू ग्राउंड जीरो। मेरा नाम है केमान हामिद। इन कॉन्वर्सेशन विद सेनेटर फैसल जावेद। सर आप बात कर रहे थे कर्जों के हवाले से, बात कर्जों कर के रहे थे लिए हुए economic- कर्जों को वापस करने के लिए, उस पे इंटरेस्ट देने के लिए आपको और कर्जे तो लेने हैं, ठीक है, रोलिंग में आप। लेकिन ये जो भीख मांगते हैं लोगों से जाकर, और इमरान खान ने एक और काम भी किया ना, ये सर आप इसको भी क्यों कह रहे हैं? टैक्स कलेक्शन 3,800 अरब रुपए थी अच्छा, नून लीग जब जाती है, हम इसको 6,000 अरब पे लेकर चले जाते हैं टैक्स कलेक्शन अपने पाकिस्तानियों से। वो चीजें भी आप देखें। मैं आपको एक यकीन दिलाता हूं, अगर इमरान खान साहब की खिलाफ तहरीक अदम एतमाद ना आती ना, हम IMF से आखिरी प्रोग्राम था, उसके बाद हम IMF पे जाने की हमें ज़रूरत नहीं पड़नी थी। ये 2022 में हम IMF डिपेंडेंट ना ये होते। तो फिर पीडीएम की काफी लीडरान हैं जो यही कहते हैं कि अगर खान साहब ना आते तो हमने अब तक रिलीफ ले लेनी थी सारी। आप उनका देख लें, हमारे प्रोग्राम के अंदर ठीक है। सेनेटर साहब बैठे हुए थे। उनको तो वो तो 30 साल अगर खान बारियां, साहब आके ये ना करते तो हम ये अभी इनसे तक निकल गए होते। पूछे, खान साहब तो आए हैं 3 साल के लिए, 1.5 साल उसमें से कोविड का था, पहले तो खान साहब नहीं थे ना, 30 साल तो यही आते रहे ना। कितनी दफा IMF के पास गए, ये सवाल करते हैं आप उनसे। वो तो कोई 25 से 30 दफा IMF जा चुके हैं पहले। तो वो अगर ऐसी कोई उनकी प्लानिंग होती शुरू में, तो फिर ये इतनी बारियां IMF के पास तो ना उन्होंने भी जाते। फ्यूचरोलॉजी तो बनाई हुई थी ना कि हम कुछ नहीं इवेंचुअली बनाया। इस टाइम तक कर जो लेंगे। बनाया हुआ है वो सरे में है, जो बनाया हुआ है वो उधर मेफेयर के अंदर है, सर उनसे मैंने एक यही सवाल लंदन भी में। पूछा वही था है, कि लंदन ideally- में बेचे अभी सैलाब ज़दगान के लिए, किसी की इमदाद की जरूरत नहीं है। इमरान खान साहब इनको सलाम करना तो कम बात है, जब भी मार देंगे अगर ये अपने सरे महल और एवन फील्ड अपार्टमेंट्स भेज के, और जो खुफिया इनके बाहर बैंकों में पैसे हैं, खुफिया अकाउंट्स हैं, वो सब करके पाकिस्तान ले आए। थोड़ी सी पर्सनल वेंडेटा वाली फील पाकिस्तान नहीं ले है? आए तो सब थोड़ी बहुत पर्सनल वेंडेटा वाली नहीं है इसके अंदर? कोई वजीर इमरान खान ऐसा नहीं बनाएंगे जिसकी बाहर बैरून मुल्क असासे होंगे। इट सीम्स मोर ऑफ अ पर्सनल मैटर देन अ नेशनल मैटर नाउ। व्हाट पर्सनल ये जो मैटर? आपने कोट की है कि ये चीज अगर कर लें तो ये मुल्क के लिए बेहतर होगा ना। आपको कर्जों की जरूरत नहीं है, आपके सैलाब ज़दगान के लिए सारा चीजें सही हो जाएंगी। ये अरबों रुपए की दुनिया की सबसे महंगी जगह कौन सी है? लंदन। लंदन की सबसे महंगी जगह मेफेयर है। वहां पे एक आदमी की महल है, वो बेचे, पाकिस्तान ले आए। ठीक है, सही है। और आपको लगता है कि उससे मुल्क का सारा मसला सॉल्व होना चाहिए? सॉल्व हो जाएगा। ठीक और है। जितने लोगों की बार प्रॉपर्टीज है बेचे, मुल्क के लिए सोचे, हम इधर ले आए, पाकिस्तान ले आए, फिर अब पाकिस्तान के हालात ठीक हो जाएंगे। अब आपको ये पता है टेलीथॉन पाकिस्तान का मसला क्या है? एक्टिविटी ये फैक्ट आए, एक पैनल बना, उनकी रिपोर्ट है ये कि ट्रिलियंस गरीब मुल्कों से सालाना जाते हैं, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स अमीर मुल्कों में। तो ऐसे ही हुक्मरान लेके जाते हैं ना सही। इसीलिए तो हमारे मुल्क में जो है गरीब हो रहे हैं और अमीर बहुत ज्यादा अमीर हो रहा है। 1 अरब 2 अरब 10 अरब, मतलब कितनी हिरस है पैसे की कि दिल ही नहीं भरता, पेट ही नहीं भरता। बस ये ही प्रॉब्लम है। बाकी इसी टॉपिक पे बात करते हैं, और तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आपके मुल्क के जो वजीर आजम है शहबाज शरीफ साहब इस वक्त दौरों पे यूएसए में इस वक्त हमेशा ही दौरों पे यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली को एड्रेस करेंगे। उनका मकसद है अपील करना रिलीफ के लिए बाकी सारे ममालिक तो जूम पे नहीं कर सकते थे? सर वहां जाके अगर वो करेंगे तो उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट वहां जाके वो माइक गिर जाएगा, फिर क्या खान करेंगे? साहब स्क्रीन पे आके जलसे अगर करना शुरू करते हैं तो उसका तो इम्पैक्ट नहीं होगा। खान साहब ने जूम पे किया है जब बुरे हालात थे। खान साहब ने कहा मैं नहीं जा सकता, चले, मुल्क में इस वक्त अब अगर चले गए, मैं पूछना ये चाह रहा हूँ कि चले गए हैं तो फ्रॉम चले अ गए पार्टी हैं, व्हिच हैज लेकिन मांगने एक्सेल्ड तो नहीं इन यू नो सीकिंग रिलीफ एंड गैदरिंग ऑल दीस थिंग्स, क्या एडवाइस देना चाहेंगे आपके मुल्क के वजीर आजम को कि वहां जाके आइडियली अब उस वक्त को और उस बजट को जस्टिफाई कैसे करें फॉर योर ओन कंट्रीज सेक? सर बात एक बड़ी शर्मिंदगी की बात है,
वो यूएन के आए हुए थे और उनके साथ खड़े होके उन्होंने कहा मैं आपको पूरी ज़मानत देता हूँ, जितने लोग बैठे हुए हैं, ऑफिशियल्स हैं, मिनिस्टर्स हैं, इनके बिहाफ पे मैं ज़मानत देता हूँ कि आप जो भी पैसे देंगे वो ठीक जगह पे लगेगा। ठीक है। तो ये तो वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका। सर नहीं है सही रिप्रेजेंटेशन पाकिस्तान की इस वक्त, नहीं है सही रिप्रेजेंटेशन। आप देख लें लोग, दुनिया किसकी एहतराम करती है और ख़ासतौर पे वेस्ट किसका एहतराम करता है? जो लोग अपने मुल्क के लोगों की तो फिक्र, एंजेलिना आप भी आप बता रहे हैं आई हुई हैं, मुझे तो आपने बताया वो आई हुई हैं और खुदा के लिए उसको वो खाने शाने, पिछली बार जब वो आई थी लेविश उनका हो रहा है, वो कह रही है मैं हैरान हूँ, इधर लोग सैलाब में 2010 में आई थी, इधर लोग सैलाब में मर रहे हैं, खाने के लिए इनके पास है नहीं है, और यहाँ वज़ीर आज़म उस वक्त यूसुफ रज़ा गिलानी थे, ये वज़ीर आज़म मुझे ऐसा खाना दे रहे। दुनिया उसको उन हुक्मरानों की इज्जत करती है जो अपने मुल्क के बारे में सोचते हैं। ये नहीं है कि उनकी तरह बन के तो वो ऐसे लोगों की इज्जत नहीं करते लोग। तो ये प्रॉब्लम है हमारे यहाँ तो एक अपने मुल्क के लिए कोई सोच ही नहीं रहा। तो दुनिया देख रही है कि कौन आ रहा है, उनको सब पता होता है कि इनके तो एवन फील्ड में अपार्टमेंट्स हैं, ये हमसे क्या पैसे मांग रहे हैं। अगर इनको खुद नहीं फिक्र अपने मुल्क के लोगों की, अपनी इन्होंने बैरून मुल्क जदादे रखी हुई हैं, तो कौन आपकी जो है ना किसके दिल पे असर होगा? उनको नहीं पता होता। उन्हें पता नहीं है कि इमरान खान जो है उनका सब कुछ पाकिस्तान में है। उन्होंने कोई हाइपोथेटिकली वो मैनेज कर लें रिलीफ लेने में और मुल्क के हालात थोड़े से बेहतर होना शुरू हो जाए। देखिए बात रिलीफ की नहीं है, ये तो इस वक्त तो एक इमरजेंसी सिचुएशन है। इस वक्त तो पूरी तरह से दुनिया फोकस कर रही है। को होने देंगे पूरी दुनिया। हम कैसे रोकेंगे? हम तो इनकी तरह नहीं टेलीफोन बंद कर सकते ना, और हमें क्या जरूरत है बंद करना। हमने तो कहा, एक कॉलर आए हमारे प्रोग्राम में, उन्होंने पूछा कि मैं शहबाज शरीफ को क्यों ना दूं, उनके अकाउंट में क्यों ना डालूं प्राइम मिनिस्टर का जो है। तो इमरान खान साहब ने कहा आप जिस पे ट्रस्ट करते हैं दे। फिर मैंने उसके बाद कहा कि आपको मैं बता दूं प्राइम मिनिस्टर का भी फ्लड रिलीफ फंड है। हमने एडवर्टाइज किया उसको, ऐसी बात नहीं है। बात यह सही कि हम चाहते हैं कि मुल्क के लिए बेहतर हो। तो इस वक्त तो जो भी रिलीफ एक्टिविटीज हैं, जितना दुनिया जितना करे कम है, क्योंकि पाकिस्तान के बहुत बुरे हालात हो गए हैं। ये सैलाब जो आया, ये हिस्ट्री में ऐसा सैलाब नहीं आया। तो इस वक्त जितने भी लोग हैं, लेकिन सबसे बढ़ के हमारे अपने पाकिस्तानी जो हैं वो कर रहे हैं। इस सब के दौरान, इस सब के बीच में ये जलसे कैसे जस्टिफाई होते हैं फिर? तो जलसों में तो जो आपने बातें बहुत खूबसूरत की हैं, सुनने में बहुत अच्छा लग रहा है। ऑप्टिक्स की अगर बात करें तो टेलीफोन में नजर भी आ रहा है। तो ये इसके बीच में जलसे होना जरूरी क्यों है? जलसे क्योंकि वो तो प्योरली पॉलिटिकल है। फिर तो नहीं, ये पॉलिटिकल नहीं है, ये हकीकी आज़ादी की कैंपेन चल रही है। पॉलिटिकल अब कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना जो हैं वो मसला हुआ तो क्या वो रोक देते? कहते पाकिस्तान तो बनना पॉलिटिकल है, क्या सर? तो ये पॉपुलैरिटी को सस्टेन करने वो आज़ादी की तहरीक रोक देते? नहीं, बात नहीं, बात सुन, लोग तो खुद आ रहे हैं। इमरान खान साहब तो कॉल देते हैं, लोग खुद बाहर आ जाते हैं। एंड कोर एजेंडा ये है कि इलेक्शन जल्द से जल्द। ये जलसों ने, वैसे मैं आपको तो हमें इसमें फंड रेजिंग में बहुत हेल्प किया है। ये फ्लड विक्टिम्स के लिए पूरा मैसेज लेके गए और इससे लोग बड़े मोबिलाइज हुए हैं कि हमने अपने भाइयों की मदद करनी है। और साथ में ऑब्जेक्टिव तो यही है कि इलेक्शन हो। देखिए ऑब्जेक्टिव ये है मुल्क में इलेक्शन हो, सबकी बेहतरी है। इसमें वैसे मैं आपको बताऊं पीडीएम के कैंडिडेट्स की भी बेहतरी है। आए दिन उनके हलकों में उनका ग्राफ जो है बिल्कुल खत्म हो रहा है। जितनी जल्दी वो इस मसले से निकलें, मुल्क का मसला है, पीटीआई को फायदा है अगर ये टर्म पूरी करें। मैं आपको कह रहा हूं, अगर ये अपनी टर्म अगस्त तक पूरी करते हैं, 14 अगस्त तक, 18 अगस्त तक, 18 अगस्त बनता है, मैं प्राइम मिनिस्टर ने ओथ लिया था, 18 अगस्त तक ये अपनी टर्म पूरी करें, पीटीआई को फायदा है, पॉलिटिकल बहुत फायदा है, लेकिन मुल्क को नुकसान है। डॉलर देखें किधर जा रहा है, महंगाई देखें किधर जा रही है, सारी चीज़ें। और फिर इनके दौरे ख़त्म नहीं हो रहे, बैनुल-अक़वामी दौरे नहीं ख़त्म हो रहे। सर अभी आप प्रोग्राम इस पर भी करें कि जब से ये आए हैं कितने। अच्छा एक और चीज़ करें, नवाज शरीफ, खाकान अब्बासी, यूसुफ रज़ा गिलानी, राजा परवेज़ अशरफ जो वज़ीर आज़म रहे हैं, इमरान खान और अब शहबाज शरीफ, जरा एक एक दौरे के फिगर्स आप निकाल के चेक करें। तो उसके एक तरफ 13 लाख में केपी गवर्नमेंट का हेलीकॉप्टर आना शुरू हो जाएगा। एक तरफ, वो भी आपको बताता हूं, एक तरफ 13 लाख डॉलर खर्च हो रहा है एक दौरे पे। अच्छा। और दूसरी तरफ इमरान खान है 66,000। 13 लाख और 66,000, 1 लाख से भी कम।
So what about using the facilities of the KP government for things which are primarily Which thing? सैलाब ज़दगान का हेलीकॉप्टर की सैलाब ज़दगान के पास जाना, उनकी रिलीफ एक्टिविटीज़ में मिनिस्टर्स जा रहे हैं और चेयरमैन पार्टी का उनके साथ जा रहा है, तो ये आप कह रहे हैं कि गलत है? जस्टिफाइड? दूसरी तरफ तो पाए और वो जाते थे चाय का दिल कर रहा है जी, लेकिन वो ले आए जी, साथ पाए होने चाहिए, पकोड़े समोसे। ये प्राइम मिनिस्टर हाउस से जहाज उड़ता है और नथिया गली पहुंच जाता है, मरीज पहुंच जाता है। सही, ये ऐसी एक चीज है जिसमें एक वो ठीक है, एक मीम के बदले दूसरी मीम बनना शुरू हो जाएगी, भाई एक स्केट के बदले दूसरी स्केट बनना शुरू हो जाएगी। दो चीजों को मिक्स ना करें ना, क्योंकि हमारे सोशल मीडिया पे कोई वेट कर रहे होते हैं ऐसे मौकों के लिए। इसका कोई कंपैरिजन ही नहीं है। लेकिन पीटीआई इस मामले में थोड़ी सी आगे है। एक तरफ भाई के जहाज का, भाई प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके भाई का जहाज 25 दफ़ा इस्तेमाल हो रहा है, एक तरफ वो है, एक तरफ इमरान खान जो सैलाब ज़दगान के पास जा रहे हैं, मिनिस्टर्स जा रहे हैं, accompanied by the chairman PTI and the former prime minister of Pakistan इमरान खान, वो जा रहे हैं। कोई कंपैरिजन नहीं है, एक तरफ पकोड़े और वो जा रहे हैं स्पेशली हेलीकॉप्टर पे, दूसरी तरफ ये, तो कोई कंपैरिजन ही नहीं है। सेनेटर फैसल जावेद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया फॉर टेकिंग आउट द टाइम फॉर खैबर नेटवर्क एंड फॉर खैबर न्यूज़ स्पेसिफिकली। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ख़वातीन और हज़रात, ग्राउंड ज़ीरो में आज के लिए इतना ही। हमने कोशिश की कि अवाम के मफाद के लिए जो डिस्कशन है, जो करंट अफेयर प्रोग्राम्स में होनी चाहिए, उसको हम आज तरजीह दें। एंड फ्लड रिलीफ एक्टिविटीज़, क्लाइमेट चेंज का जो सब्जेक्ट है उस पर गुफ्तगू, एंड पार्टी टू पार्टी जो एक पैनल में डिस्कशन हो रही होती है, फॉर दैट मैटर आर्गूमेंट हो रही होती है, उसको थोड़ा बहुत आज हम अवॉइड करें। हमने दो पार्टियों का मौक़िफ़ आपके सामने रखा। उम्मीद है आपको इस प्रोग्राम से फ़ायदा हासिल हुआ होगा, इन्फॉर्मेशन में थोड़ा इजाफा हुआ होगा। और अगर आप फीडबैक देना चाहते हैं, हमारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म मौजूद हैं। मुझे अगले हफ्ते तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ व पाकिस्तान जिंदाबाद।